हेलो फ्रेंड्स, आज हम मुस्लिम लॉ में एक एक्ट द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वक्फ अभी लास्ट हमने टॉपिक में डिस्कस किया कि वक्फ होता क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन तरीके के होते हैं, ये सब अभी लास्ट हमने पार्ट में डिस्कस किया था। तो उसी में से आज हम एक एक्ट जो वो वक्फ किस तरीके से चलते हैं, द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 इस एक्ट का संक्षिप्त नाम होगा। इस एक्ट का शॉर्ट नेम क्या होगा? द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। और ये हमारे होल इंडिया में, एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में लागू होता है। ये इंडिया में 5 अगस्त 1923, 5 अगस्त 1923 को इन्फोर्स्ड हुआ। हमारे यहाँ लागू कब से हुआ? 5 अगस्त 1923 से। इसका सेक्शन 2 डिफिनीशंस है, जैसे वक्फ क्या है, प्रॉफिट क्या है, मुतव्वली क्या है। तो ये हम इसके पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सेक्शन 3 कहता है ऑब्लिगेशन टू फर्निश पार्टिकुलर रिलेटिंग टू वक्फ। वक्फ का जो विशेष पार्टिकुलर, उससे जो रिलेटेड चीजें हैं वो क्या क्या है और उनमें कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, इसके बारे में सेक्शन 3 में बताया गया। एवरी मुतव्वली shall furnish to the court within the local limit। जो उसका देख रेख करने का हेड होता है, जो उस वक्फ के देख रेख करने का हेड होता है, उसको हम मुतवल्ली कहते हैं, उसको मुतवल्ली कहते हैं। और मुतवल्ली को जो उस वक्फ के जितनी चीजें हैं उनको कोर्ट के सामने रखना होता है हर 3 महीने और उसके बाद 1 साल में। तो इस पार्ट में बताया गया कि जो मुतवल्ली है वहां का जो लोकल लिमिट है, जहां पर वो रहता है, वहां का लोकल जो कोर्ट होगा वहां पर, या जहां पर वो वक्फ स्थित है, सिचुएटेड है, वहां का जो ज्यूरिडिक्शन होगा कोर्ट का, उस कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट सेक्शन 3 के तहत लेके जाएगा। उस डॉक्यूमेंट में मेंशन क्या क्या होगा, उसका पहली चीज उसमें द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होगा, विवरण होगा कि वो कहां पर स्थित है, क्या है प्रॉपर्टी का नाम और किससे रिलेटेड है, उसकी वर्किंग क्या है, ये उसका डिस्क्रिप्शन होगा। मतलब स्पेसिफिक होगा वक्फ के नेम और कहाँ सिचुएटेड है, उसका मुतवल्ली कौन है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका एरिया क्या है। ये सारी चीजें जो हैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस होंगी। इसके सेकंड में द ग्रॉस एनुअली इनकम, उस वक्फ की जो ग्रॉस एनुअली इनकम है, जो एनुअली ग्रॉस इनकम है, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और थर्ड में उस ग्रॉस इनकम से क्या प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है उसके बारे में डिस्कस होगा। तो इसको एक प्लेंट के रूप में जो है पॉइंट वाइज इसको बनाते हैं। इसका 4th पॉइंट होगा द अमाउंट ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड केसेस एंड ऑल ऑफ रेंट्स। उस वक्त का जितने किराए आते होंगे या जिन जिन मदों से पैसे आते होंगे और उनके लिए कुछ केस, जैसे रिटर्न फाइल करना है, अदर ये जो भी केस किए जाते होंगे और जो गवर्नमेंट में खर्च किया गया, उन सब का डिटेल सेक्शन 4 इसके सब क्लॉज 4 में होगा। और सब क्लास 5 में क्या होगा? द एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंसेस एनुअली। जो एक साल में जो वक्त में खर्चे आते हैं, जो मेंटेनेंस में खर्चा आया है, जो उसका रिपेयरिंग में खर्चा आया या न्यू कंस्ट्रक्शन में खर्चा आया,
उसके डेवलपमेंट में खर्च आया, लाइटिंग में खर्च आया, इन सारे के एस्टिमेट इसके 5th पॉइंट में बनते हैं। इसके 6th पॉइंट में द अमाउंट सेट अपार्ट अंडर द वर्क फॉर, उसके जो अमाउंट है कुछ चीजों के, उनके डिटेल होते हैं जो उसमें खर्च किए जा रहे हैं। 6 पॉइंट में खर्च क्या क्या किए जा रहे हैं, जैसे मुतवल्ली है उसकी सैलरी दी जा रही, उसका इंसेंटिव दिया जा रहा, या उसका रख रखाव करने वाला उसका सैलरी दी जा रही, उसका इंसेंटिव दिया जा रहा है, या वहां पानी पिलाने वाला उसको जो इंसेंटिव दिया जा रहा है, उसको जो सैलरी दी जा रही, वो सारी चीजें सैलरियों का उसमें से मेंशन किया जाएगा। और बी सेक्शन में प्योरली रिलीजियस पर्पस, जो उसमें धार्मिक में क्या खर्च किया जा रहा है, जैसे उर्स कराया गया, कोई मेला कराया गया, या कोई प्रोग्राम कराया गया, या भोज कराया गया, उन सारी चीजों के बारे में मेंशन होगा। और इसके नेक्स्ट में पर्पजेस, चैरिटेबल पर्पजेस, जो चैरिटेबल पर्पजेस में क्या क्या किया गया, जैसे आंख को ऑपरेशन करा दिया गया, शुगर का टेस्टिंग करा दिया गया, या और ऐसी कोई चीजें की गई, कोई आयोजन कराया गया जिसमें धर्म के बढ़ोतरी के लिए कोई चीजें हैं, ऐसी चीजों में जो खर्च हुआ वो सारा चीज रहेगा। और इसके लास्ट में इससे जो भी खर्चे और बच जाते हैं उन सब का उसमें डिटेल रहेगा। तो इसके सेक्शन 3 में क्या होगा, एक प्लांट के तरीके से उस वर्क का सारा डिटेल बनेगा, डिटेल होगा, उस वर्क का सिचुएशन क्या होगा, उसके खर्चे क्या होंगे, उसका मेंटेनेंस क्या होगा, उसका इनकम क्या होगा, उसका ग्रॉस सैलरी जो बटेगी वो क्या होगी, इन सब का डिस्क्रिप्शन रहेगा। और इसका सब क्लास 2 कहता है एवरी सच स्टेटमेंट शैल बी accompanied with by a copy of the deed। ये सारा चीज लिख करके एक प्लांट बनेगा और उसमें एक सेल्फ अटेस्टेड जो वहां की उस वक्त की कॉपी होगी, जो उस वक्त के कंस्ट्रक्शन जब बना होगा या उसकी रूलिंग होगी, मेमोरेंडम होगा, उसकी एक कॉपी लगा करके कंप्लीट ये फाइल कहाँ का, वहां का जो कोर्ट होगा वहां को सबमिट करना पड़ेगा। ये इसका सेक्शन 3 कहता है। सेक्शन 4 क्या कहता है, पब्लिकेशन ऑफ पार्टिकुलर्स एंड रिक्विजिशन ऑफ फर्दर पार्टिकुलर्स। अब ये जो चीजें अभी सारा चीज बनाया गया, बना करके कोर्ट को सबमिट कर दिया गया, अब कोर्ट को क्या करना है, जो अंडर सेक्शन 3 के तहत जो हमारा एक्सपेंसेस है और उस वक्त की एक कॉपी है, जो उसका मेमोरेंडम हो जो पेश किया गया, वो जो खर्चे हैं उस जो प्लांट की तरह बना करके उसको लगाया, उसको क्या करा, अंडर सेक्शन 3 द कोर्ट शैल cause notice of the furnishing thereof to be affixed in some particular place in the courthouse and to be published in such other manner। वो उस कॉपी को क्या करेगा, कोर्ट में जो प्लेस होगा जिसके लिए कोर्ट ने बनाया होगा कि यहाँ पर जो चीज आएगी उसका पब्लिकेशन किया जाएगा, तो वहां पर उसको फिक्स कर देगी, वहां पर चिपका देगी उस बोर्ड में। और या तो उसका कोर्ट का कोई अदर मैनर होगा पब्लिश करने का, वो उसे उसका जो सैलरी जो इनकम आया, खर्चे आए व्यय का डिटेल है वो बोर्ड पे चिपका देगी। अगर या नहीं चिपकाते तो उसका कोर्ट का कोई रूलिंग होगा कि इसको पेपर में देना है या इसको पर्चे में करना है, जिस तरीके से उसका मैनर होगा वैसे उसको वो प्रकाशित करेगी, उसको पब्लिश करेगी, जो भी वक्त का डिटेल सालाना उसके पास में गया। इसका सब क्लास 2 करता है कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी, और जब पब्लिक का कोई व्यक्ति या कोर्ट का कोई व्यक्ति जब उस बजट का जो उन्होंने अपना सेक्शन 3 के तहत कोर्ट में लगाया उसका जब इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी में कुछ भी कमी आती है तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन उसकी दे सकता है, और कोर्ट में जो एप्लीकेशन देगा कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगा, उसमें क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या फोर्ज डॉक्यूमेंट है या फोर्ज डिटेल दिया गया, उन सब का डिटेल कौन इंक्वायरी करेगा, कोर्ट उसका इंक्वायरी करेगा। ये सेक्शन 4 में कहा गया। सेक्शन 5 में कहा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट का स्टेटमेंट जो वक्त मुतवल्ली बनवाएगा वो क्या कहते हैं कि हर 3 महीने पर within 3 months of the 31st day of March next following the date,
उन्होंने कहा कि जो 31 मार्च से हर 3 महीने पर वो उसकी बैलेंस शीट बनवाएगा और सबमिट करेगा, और जब एक पूरा कंप्लीट ईयर हो जाएगा 31 मार्च को, तो वो जो 4 उसकी बैलेंस शीट बनेगी, उसको कंप्लीट बैलेंस शीट वो कोर्ट को 3-3 महीने की जो बनाई है वो कंप्लीट 31 मार्च को कोर्ट के सामने पेश करेगा, जो सेक्शन 3 और 4 के तहत उसने बनाई है। वो कहाँ पेश करेगा? कोर्ट के सामने पेश करेगा। सेक्शन 6 में कहा ऑडिट ऑफ अकाउंट। कोर्ट फिर क्या करेगा? उस जो भी अकाउंट वक्त के द्वारा दिया गया सेक्शन 3, 4 एंड 5 के द्वारा, उसमें एवरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सेल बिफोर इट इज फर्निशिंग टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 5 बी ऑडिटेड। जो भी कंप्लेंट कोई करेगा इसमें सेक्शन 5 के तहत, सेक्शन 5 के तहत जो सेक्शन 4 में या सेक्शन 5 में जो अकाउंट स्टेटमेंट लगाया गया, उस स्टेटमेंट में जो कंप्लेंट आई है या जो चीजें उसमें गलत हैं उनके बारे में कोई कंप्लेंट करता है, तो कोर्ट क्या करेगा? उसका ऑडिट करवाएगा। कोर्ट उस स्टेटमेंट का ऑडिट करवाएगा, और ऑडिट करके अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो उस पे उसकी कास्ट करता है, उस पर एक्शन करता है मुतवल्ली पर कि ये स्टेटमेंट गलत क्यों है या स्टेटमेंट को त्रुटिपूर्ण क्यों पाया गया। वो सेक्शन 6 के तहत कोर्ट को ऑडिट करने का पावर दिया गया है। कोर्ट सेक्शन 7 इसका कहता है मुतवल्ली इंटाइटल्ड टू पे कास्ट ऑफ ऑडिट एक्सेट्रा फ्रॉम वक्फ फंड। जो वक्फ का फंड आया, जो वक्फ में किराया आया, अदर कहीं से जो इनकम आई, उस इनकम से मुतवल्ली इंटाइटल होता है कि जो कोर्ट ने उसको अकाउंट ऑडिट करने का लिए दिया, ऑडिट का खर्चा पेमेंट करे, या अदर जो भी एक्सपेंसेस कोर्ट के द्वारा हो रहे हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंस जो वक्फ के फंड में पैसा आया, उस फंड से वो उसको अदा करेगा। ये सेक्शन 7 में मुतवल्ली को पावर दिया गया। सेक्शन 8 वेरिफिकेशन। जो सेक्शन 3, 4, 5 में हमने स्टेटमेंट दिया, वो एक प्लेंट के माध्यम से पॉइंट वाइज उसको लिख करके देंगे। और सेक्शन 8 में कहा कि वो जो आपने बनाया प्लेंट, क्या सेक्शन 3, 4, 5 के तहत जो भी चीजें आई और आपने उसको बनाया, बनाने के बाद में सीपीसी के प्रोविजन के तहत, सीपीसी प्रोविजन के तहत उसका लास्ट में वेरिफिकेशन मुतवल्ली द्वारा किया जाएगा। और वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे प्लीडिंग होती है, जैसे दावा बनता है, उसी तरह से सेम वेरिफिकेशन होगा और मुतवल्ली उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद ही हस्ताक्षर करेगा। वेरिफिकेशन क्या है? प्रमाणित करता है मुतवल्ली की जो ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट, जो ऊपर दिए गए पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे डिटेल और पॉइंट्स जो भी चीजें दी गई वो करेक्ट हैं, उनमें कोई त्रुटि नहीं है। इस बात का मुतवल्ली को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब सेक्शन 9 में कहा इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज। जो इन्होंने सेक्शन 3 और 4 के तहत में लगाया, बोर्ड पे लगाया, उसका कोई भी इंस्पेक्शन व्यक्ति जो कोर्ट की वर्किंग डे है, उस वर्किंग टाइम है, वर्किंग डे है, उस समय किसी भी टाइम पर जब कोर्ट को ओपन है और कोर्ट की वर्किंग टाइम है, उस समय कोई भी व्यक्ति उसका इंस्पेक्शन कोर्ट की प्रेस्क्राइब्ड फीस, जो कोर्ट की निर्धारित फीस है, वो जमा करके उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। और जो कोर्ट द्वारा निर्धारित फीस है, उस फीस को जमा करके कोर्ट से उसकी कॉपी स्टेटमेंट भी ले सकता है। लेकिन अगर वो कोई त्रुटि या गलती करता है तो उस पर कास्ट होगी। अगर फोर्ज करता है या कोई ऐसा मिस्टेक करता है तो उस पर कास्ट हो सकती है। सेक्शन 10 इसका कहता है पेनाल्टीज फॉर एक्सटेंड टू 5000। अगर उसमें मुतवल्ली कोई भी चीज गलत स्टेटमेंट देता है या गलत चीजें करता है तो उसमें 5000 रुपए तक, उस पर 2000 से 5000 रुपए तक
उसके ऊपर पेनाल्टी हो सकती है जिसे वो वक्फ फंड से कोर्ट को पेमेंट करेगा। सेक्शन 11 कहता है पावर टू मेक रूल। जो स्टेट गवर्नमेंट है अपने गजट में नोटिफिकेशन करके जो हमारा द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 है इसमें से रूल बना सकता है। इस एक्ट के रूल वो बना सकता है। इसमें सेक्शन 11 में उसको दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने नोटिफिकेशन करे अपने गजट में और उसमें से इसके रूल बना सकती है। ये इसको स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 11 में पावर दिया गया। तो अब ये द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 इसमें से सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 तक समझ में आ गए होंगे। इसमें सेक्शन 13 है टू सेक्शन 12 और 13, लेकिन सेक्शन 11 तक इसमें याद रखने वाला है, पढ़ने वाला है। अब ये हमारी उम्मीद है कि आप लोगों को सेक्शन 1 टू सेक्शन 11 द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम द मुस्लिम लॉ का नेक्स्ट एक्ट पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।